हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटनासार का जितना भी इंटरनेशनल वाला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी घटनाएं हैं वो कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। और इस बुक की इंपॉर्टेंस पिछले वीडियो में आपने देखी ही होगी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए। बाकी अदर एग्जाम जहाँ पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेशनल वाला जो राष्ट्रीय करंट अफेयर था वो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी मंथली करंट अफेयर वाले भी दिए गए हैं और जो पिछला वाला राष्ट्रीय करंट अफेयर है वो उसका भी वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जो सभी करंट अफेयर के नोट्स हो गए या फिर वैसे सब्जेक्ट वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज है, वो सब आपको आरओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो आरओ ग्रुप डिटेल्स करके करेंगे तो आपको जो है पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसी में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा यूपी पीसीएस और आरओ प्लस यूपी पीसीएस का एक कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, तो तीनों में से कोई भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है COP28 का आयोजन किया गया है और ये जो है UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर जो CCC है इसका फुल फॉर्म अलग से भी पूछा जा सकता है। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म होता है। आयोजन किया गया दुबई में। दुबई कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी UAE में है। 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अब सबकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर COP28 इतनी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये, तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अध्यक्षता की थी डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने, जो कि UAE के सुल्तान है। इसके अलावा जो प्रमुख यहाँ पर बातें हुई वो याद रखनी है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन की वैश्विक खपत को कम करना है चरणबद्ध तरीके से, मतलब थोड़ा थोड़ा करके जो जीवाश्म ईंधन है जो खत्म हो जाने वाले हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, इसको जो है धीरे धीरे से इसका यूज़ कम करना है। नवीकरणीय ऊर्जा को हमें अपनाना है, इस पर बात की गई। इसके अलावा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के दायरे में रखना है। तापमान वृद्धि जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही रहे। और ये किसके तहत किया गया है? तो एक है ग्लोबल स्टॉकटेक टेस्ट, इसका 5वां संस्करण है। इसी के तहत जो है ये तापमान की बात की गई है। इसमें बस यही एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि ये ग्लोबल टेक्स्ट जो है इसके किस संस्करण के तहत या फिर किसके तहत जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। तो ये बस एक शब्द याद रखिएगा, 5वां संस्करण था इसका, इसके तहत। नेक्स्ट, यहाँ पर जब एक सम्मेलन होता है तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और अलग अलग सम्मेलन को भी वहाँ पर मतलब और जो छोटे सम्मेलन होते हैं उसको एक बड़े सम्मेलन के अंतर्गत उसी में उसको भी आयोजित कर लिया जाता है। तो इस तरह से है ये बड़ा वाला था COP28, उसी के तहत ये भी है जो 5वां संस्करण है ग्लोबल स्टॉकटेक टेक्स्ट। फिर नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना है। जब वैश्विक जो जीवाश्म ईंधन को कम करना होगा तो नवीकरणीय ऊर्जा अपनानी होगी। इसके अलावा हरित जलवायु कोष में दोबारा 3.3 अरब डॉलर भरने की प्रतिबद्धता यहाँ पर जताई गई है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हरित जलवायु कोष याद रखिएगा, इसकी भी बात की गई थी कि इसमें भी पैसा जो है सबके द्वारा डाला जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में। हमारा जो मिशन है ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इसके नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है ग्लोबल एयर सिटीज़ अलायंस जो है इसका नेतृत्व करता कौन सा मिशन है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। और इसको भी इसी के तहत जो है 10 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था, इसी सम्मेलन के दौरान ही। और इसमें 11 देश एग्री हुए हैं। 11 देश के 275 से ज़्यादा जो नदी शहर है उनको कवर करता है ये मिशन। इसके अलावा COP29 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बाकू में होगा COP29, जो कि अजरबैजान की राजधानी है। पहले ये अर्मेनिया में आयोजित होने वाला था, लेकिन उसने जो है अपना वापस ले लिया था, तो अजरबैजान में आयोजित होगा COP29। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत जो है रेस टू रेजिलियंस वैश्विक अभियान में शामिल हो गया है। इसी COP28 के दौरान ही दुबई में भारत ने घोषणा की है रेस टू रेजिलियंस अभियान में शामिल होने की। और ये जो रेस टू रेजिलियंस क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का एक शहरी क्षेत्रों में जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने हेतु एक मंच है। मतलब शहरी क्षेत्रों में जलवायु का जो है अच्छी रहे उसके लिए एक मंच है ये रेस टू रेजिलियंस, संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है। इसमें भारत भी शामिल हो गया है, बस इतना याद रखना है। ये अगर पूछा जाए स्टेटमेंट वगैरह में ये किससे संबंधित है रेस टू रेजिलियंस, तो शहरी जो जलवायु है उससे संबंधित है। आगे बात करेंगे वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023, इसको WHO के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो प्रमुख बातें हैं कि 2022 में टीबी से जो वैश्विक मौतें हैं वो 1.30 मिलियन हुई थी। टीबी से मौत कितनी हुई थी 2022 में? 1.30 मिलियन।
और टोटल जो है टीबी निदान कितने हुए थे? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन ये अब तक के सबसे ज़्यादा ये माने जा रहे हैं कि जितना निदान हो चुका। लेकिन मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और 2022 में टोटल कोविड-19 से जितनी मौत हुई है सेकंड नंबर पे आ जाता है टीबी। कोविड-19 पहले नंबर पर था, टीबी सेकंड पे है। इसके अलावा 2022 में सबसे अधिक टीबी के मामले भारत में ही मिले हैं। 2.8 मिलियन मामले जो है भारत में मिले हैं और इसमें जो है जो टोटल विश्व में जितने हैं उसका ये 27% है। तो कुछ जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं बस इतने ही इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है टोटल का 27% जो है टीबी के मामले हैं और सबसे ज़्यादा भारत में, ये चीज़ याद रखिएगा। और पूरे विश्व में जितने मामले हैं उसका 60% केवल इन तीनों देशों में है। नंबर 1 पे भारत, उसके बाद इंडोनेशिया और फिलीपींस। तीनों को मिला लिया जाए तो पूरे विश्व का 60% जो टीबी मरीज हैं वो इन्हीं तीनों देशों में रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें जो है कितने देश शामिल हैं? तो 63 देश और यूरोपीय संघ। 63 देश और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। 2005 से ये जारी हो रहा है, अगर स्टेटमेंट वगैरह में पूछ लिया जाए तो, क्योंकि यूपीपीसीएस या आरओ में स्टेटमेंट इस तरह से पेपर को टफ बनाने के लिए दिया रहता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये सूचकांक है, ये 8 दिसंबर को अभी हाल ही में जारी किया गया और COP28 के दौरान ही आपने देखा होगा अभी 30 नवंबर से चालू हुआ था और दिसंबर तक चलता रहा था। तो ये जो है 13 दिसंबर तक लगभग, तो ये 8 दिसंबर को जो है ये लॉन्च किया गया था ये सूचकांक। किसके द्वारा? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा जारी किया गया था। ज़्यादातर जो ऑप्शन में रहता है जर्मन वॉच ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत की रैंक क्या है जलवायु प्रदर्शन में? तो ये है 7th रैंक। लगातार 5 साल से भारत जो है टॉप 10 में रहा है। लगातार 5 साल से भारत का प्रदर्शन जो है जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा रहा है। और 2022 में इसकी रैंक थी 8वीं, इस बार हो गई है 7वीं, तो 1 अंक का सुधार भी हुआ है। 2014 में इसकी रैंक थी 31 रैंक थी, अब मतलब लगातार सुधार हुआ है, अब 7वें नंबर पर पहुँच गया है। अभी जो सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें शीर्ष 3 में कोई भी नहीं है। मतलब किसी ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि उसको ऊपर के टॉप 3 में रखा जाए। 4th नंबर पे, यानी ओवरऑल में अगर देशों की बात करें तो पहले नंबर पर, लेकिन टॉप 3 में कोई नहीं है। तो चौथे नंबर पर डेनमार्क है, उसके बाद एस्टोनिया है 5वें नंबर पर, फिर फिलीपींस है, उसके बाद 7वें नंबर पर भारत है। ये भारत से ऊपर कौन कौन है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस और आरओ में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया, 6वें पे फिलीपींस और 7वें पे भारत। और उसके बाद कुछ और प्रमुख चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं कि 75% जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं पूरे विश्व में, उसका 75% जो है केवल G20 देशों के द्वारा उत्सर्जित होती हैं। और अगर ये जो जितना भी हमने सूचकांक देखा, इसमें कुछ प्रमुख देश हैं, इनकी भी रैंकिंग अगर पूछ ली जाए तो डेनमार्क और इनके तीनों के अलावा, तो जर्मनी 14 नंबर पर है, यूरोपियन यूनियन जो है 16वें नंबर पर है, चीन 91वें नंबर पर है। चीन और अमेरिका का याद रखिएगा क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और ये 51 नंबर पे है, बहुत ही ज़्यादा इसका ग्रीन हाउस जो गैस है उत्सर्जित करता है। और अमेरिका भी 57 नंबर पे है, इसका भी प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा जो है 7वें नंबर पर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चौथे नंबर पर कौन है, यहाँ पर डेनमार्क है और भारत 7वें नंबर पर है। अगला यहाँ पर दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगा है? तो ये सिडाम्बो बे में लगा है, जो कि चीन का एक प्रांत है, पूर्वी सिडांग प्रांत, वहाँ पे लगाया गया है। ये गैस कूल्ड रिएक्टर है। इसका प्रयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए चीन ने किया है। इससे बिजली वगैरह बनाएगा, कोयला की खपत कम होगी, तो जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी इनका कम होगा, कार्बन एमिशन कम होगा। तो ये जो है अपनी तरह से बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला ये जो इन्होंने संयंत्र लगाया। चीन ऐसी चीज़ें करता रहता है, तो यही किया है इसने। नेक्स्ट बात करेंगे, जेमिनी AI मॉडल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। गूगल की अगर पेरेंट कंपनी पूछ ले जाए तो अल्फ़ाबेट की कंपनी है गूगल। इसके अलावा कुछ और भी AI हैं, जैसे ChatGPT है जो कि OpenAI का है, लामा 2 है जो कि मेटा कंपनी का है। तो इसका मुकाबला इन्हीं दोनों से होगा। जेमिनी AI गूगल का है और ChatGPT OpenAI का है, लामा 2 मेटा कंपनी का है। ये जो ChatGPT है इसको OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलके बनाया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जेमिनी AI गूगल का है ये भी, क्योंकि ये रिसेंट का है तो इसको ज़्यादा याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे, फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की अभी सूची जारी हुई है। इसमें शीर्ष 5 में कौन है? तो शीर्ष 5 में है सबसे पहले उर्सुला वॉन डर लेयन, जो कि यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं।
क्रिस्टीन लेगार्ड यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। फिर कमला हैरिस तीसरे नंबर पर, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, भारतीय मूल की हैं। जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, इनको आप जानते ही होंगे, जो इंडिया आती हैं जब भी तो मोदी जी के साथ इनका खूब सारा मीम्स वायरल होता है, तो वही है मेलोडी वाली मेलोनी। और उसके बाद फिर 5th नंबर पर टेलर स्विफ्ट, जो कि संगीतकार है। तो ये हैं शीर्ष 5। और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की तरफ से कितनी महिलाएं शीर्ष 100 में शामिल हैं। तो केवल 4 महिलाएं हैं। कौन कौन सी? तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, जो कि 32वें स्थान पर हैं। निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री 32वें स्थान पर। और रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL CEO है, 60वें नंबर पर हैं ये। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित हैं, ये 70वें नंबर पर हैं। किरण मजूमदार शाह, जो कि बायोकॉन की संस्थापक हैं, 76वें नंबर पर। ये जरूर याद रखना है कि निम्न में से अब पूछा जा सकता है कि शीर्ष 4 में जो शीर्ष 100 में कौन सी महिला शामिल नहीं है। तो ये चारों नाम जरूर याद रखना है, यही चारों लोग शामिल हैं। निर्मला सीतारमण, रोशनी नदर, उसके बाद सोमा मंडल, फिर किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री चुनाव में नीदरलैंड के किस दक्षिणपंथी नेता की जीत हुई है। नीदरलैंड में एक दक्षिणपंथी नेता है जो हमेशा जो है इस्लामिक विरोधी इनके बयान आते रहते थे, इस कारण ये चर्चा में रहते थे। तो ये इन्हीं की जीत हुई है। तो गीट वाइल्डर्स इनका नाम है, गीट वाइल्डर्स। तो नीदरलैंड में इनकी जीत हुई है, यही नेता बनेंगे प्रधानमंत्री के चुनाव में, यही बन सकते हैं। तो पार्टी फॉर फ्रीडम के ये नेता हैं, इनकी पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट बात करेंगे पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो डोनाल्ड टस्क बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नए प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति जो चर्चित रहते हैं, अगर वो बनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में आ ही जाता है, एक आध प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूछ ही लिए जाते हैं। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वार्सा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक वगैरह कर दिया करिए और कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 ये अभी जारी की गई है। डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? तो IMD के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। टोटल इसमें 64 शहरों को शामिल किया गया है। देखिए, जैसे जितनी भी रैंकिंग होती है उसमें नंबर ऑफ जो कंट्रीज़ ले जाते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो कुछ में नंबर ऑफ कंट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 64 देशों को इसमें रैंकिंग में लिया गया था। और 64 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 49वां, 49। और अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात की जाए, केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र, तो उसमें भारत का 14 देशों में 12वां स्थान है। केवल एशिया प्रशांत देश में 12वां स्थान है। और ओवरऑल में 64 देशों में 49वां स्थान है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है भारत जो साइबर सुरक्षा में तो अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी नई नई लेने में भारत जो है थोड़ा पीछे रह गया, इसलिए इसकी रैंकिंग जो है थोड़ा ख़राब हो गई है। तो साइबर सुरक्षा में अच्छा था, प्रौद्योगिकी में नहीं अच्छा है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें डिजिटल जो प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग है, पहले नंबर पर इसमें कौन है? तो पहले नंबर पर USA है, सेकंड पे नीदरलैंड है, थर्ड पे यहाँ पर सिंगापुर है, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ पे डेनमार्क, फोर्थ पे और किस पे डेनमार्क था? जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था उसमें भी चौथे नंबर पर डेनमार्क ही था, शीर्ष 3 पे कोई नहीं थे। और यहाँ पर पहले नंबर पर USA, सेकंड पे नीदरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर, फोर्थ पे डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड। लास्ट पे अगर पूछा जाए जो ये वाली रैंकिंग है प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में डिजिटल वाली, तो इसमें लास्ट पे है वेनेजुएला, जो कि 64वें नंबर पर है। और उसके बाद जो है सेकंड लास्ट यानी 63वें नंबर पर मंगोलिया है। सबसे खराब जो है प्रदर्शन वेनेजुएला का है, सबसे अच्छा प्रदर्शन USA का है, भारत का नंबर है 49वां। नेक्स्ट बात करेंगे, दुबई में जो COP28 का शिखर सम्मेलन हुआ, जलवायु शिखर सम्मेलन, यहाँ पर नुकसान और क्षति फंड को भी मंजूरी दी गई है। नुकसान और क्षति फंड ये किस लिए होता है? नुकसान और क्षति फंड जो कमज़ोर देश होते हैं वो जलवायु परिवर्तन से कैसे लड़ें, वो कैसे जो उनके प्रभाव से कैसे लड़ें, तो उसके लिए ये एक फंड होता है जो कि सब देश मिला के देते हैं। तो इसमें जो है लगभग 475 मिलियन जो है फंडिंग की गई है, अनुमानित है इतनी 475 मिलियन। तो बस इतना याद रखिएगा, नुकसान और क्षति फंड किस लिए है? तो जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमज़ोर देश हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में CEF संधि यानी ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से ये CEF संधि अगर पूछा जाए कि कौन सा देश इससे बाहर हो गया है, तो रसिया ही सबसे बाहर होता है लगभग। तो रसिया जो है बाहर हो गया इस संधि से।
दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र, फ्यूजन मतलब होता है संलयन, तो परमाणु संलयन वाला जो संयंत्र है वो किसने लगाया है, तो जापान ने लगाया है। अब तक जितने भी लगभग बड़े बड़े संयंत्र लगते हैं वो परमाणु विखंडन पर आधारित होते हैं, फ्यूजन पर आधारित होते हैं, लेकिन जापान ने जो है फ्यूजन आधारित सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र लगाया है। और ये इसका नाम क्या है इस संयंत्र का, तो JT60SA, JT60SA इस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। और जापान ने इसे किसकी मदद से बनाया, तो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर इसको बनाया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर इसको जापान में बनाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बन गया है। अभी तक 7 अजूबे कहे जाते थे, अब 8वां अंकोर वाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है, और इसको बनवाया था 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पूछा जा सकता है, अब ये चर्चित है तो इसमें स्टेटमेंट बन सकता है किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। और ये दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी है सबसे बड़ी धार्मिक संरचना, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये। सेकंड नंबर पर जो मंदिर अमेरिका में बना है अभी हाल ही में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में संरक्षित क्षेत्र बनाने वाला कौन सा देश है, तो बहुत बुद्धिमान ये समझी जाती है ये प्रजाति व्हेल की, मछली की, तो ये जो है डोमिनिका में बना है। डोमिनिका कहाँ पे है, तो ये कैरेबियाई देश है एक, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है, तो वहाँ पर ये क्षेत्र बना है। ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, 15वां है, याद रखिएगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया 22 से लेकर 24 अगस्त के बीच में। अध्यक्षता की है यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। और जो ब्रिक्स है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्राज़ील है, रसिया, ब्रिक्स का फुल फॉर्म वही जितने जितने शब्द हैं उसी से, ब्राज़ील हो गया, रशिया, इंडिया, और उसके बाद चाइना, फिर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में सबसे लास्ट में शामिल हुआ था। और इस बार जो ये सम्मेलन हुआ है, 15वां जो शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, उसमें 6 नए देशों को शामिल करने को मंजूरी मिली है, जो कि 1 जनवरी 2024 से शामिल हो जाएंगे ऑफिशियली। तो कौन कौन से देश हैं, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा देश उन 6 में शामिल नहीं है जो नए जुड़े हैं इसमें ब्रिक्स में। तो कौन कौन से शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, ईरान शामिल है, यूएई शामिल है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान एक साथ याद रख लीजिए। उसके बाद जो है अर्जेंटीना शामिल है, दक्षिणी अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। फिर अफ्रीकी देश है इथोपिया और मिस्र। इथोपिया और मिस्र अफ्रीकी देश हैं, ये शामिल है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी देश है, और सऊदी अरब, ईरान, यूएई जो कि एशियाई देश है, मध्य एशिया वाले मतलब गल्फ कंट्रीज़ वाले देश हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर 2023 का थीम क्या था, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। तो इतना बड़ा याद हो नहीं पाएगा, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका याद रखिएगा, और यहाँ पर म्यूचुअल ग्रोथ वगैरह की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो वही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिक्स शब्द किसने दिया था, 2001 में आया था ब्रिक्स शब्द, जिम ओनील ने, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये शब्द दिया था, जिम ओनील ने। अब ये जो है स्टेटमेंट वगैरह बन सकता है यूपीपीसीएस में। तो ब्रिक्स की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, 2009 में हुई थी, यातिनबर्ग रशिया में हुई थी। इसके अलावा पहली बैठक पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, 2009 में हुई थी। और इसका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है, 2014 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। और 2023 में मोदी जी के यहाँ पर सम्मेलन में क्या क्या सुझाव थे, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की बात की गई थी, डिजिटल शिक्षा की बात की गई थी, ट्रेडिशनल मेडिसिन अपनाने की बात की गई थी, बिग कैट अलायंस की यहाँ पे बात की गई थी मोदी जी के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोदी जी ने इस सम्मेलन में बोली थी। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिक्स का जो अगला सम्मेलन है, 16वां शिखर सम्मेलन, ये कहाँ होगा, तो कजान रसिया में अगला सम्मेलन होना है, 16वां वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो यानी ISA का 95th मतलब 95वां सदस्य कौन बना है, तो ये दक्षिणी अमेरिकी देश है चिली, ये बना। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो, जो एकदम किनारे किनारे इंडीज़ पर्वत से लगा हुआ एक देश है चिली। तो ये जो है 95वां सदस्य बना है ISA का। ISA की स्थापना 2015 में हुई थी, COP21 जब आयोजित हुआ था उसी दौरान इसकी स्थापना हुई थी। और किसके सहयोग से हुई थी, तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। और इसका मुख्यालय भी भारत में स्थित है, गुरुग्राम में। ISA का जो 6वीं सभा है वो कहाँ आयोजित होगी, तो कहाँ आयोजित हुई थी इस बार, तो 31 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम में आयोजित हुई थी दिल्ली में। ISA की जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं ये सभा आयोजित हुई थी 2023 में 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करेंगे, ये याद रखिएगा कौन सा 95वां सदस्य बना है, चिली।
आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये जकार्ता में आयोजित हुआ, इंडोनेशिया में 5 से 7 सितंबर के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है 2 और सम्मेलन हुए थे। कौन कौन सा, तो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और भारत आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन। 18वां पूर्वी एशिया और 20वां भारत आसियान सम्मेलन भी इसी के दौरान हुआ था, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान। तो ये तीनों याद रखना है कौन कौन सा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, जो ये सम्मेलन था पूरा, उसकी थीम क्या थी, तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। अब इसी की जगह पे एक आध शब्द चेंज कर दिया जाता है ऑप्शन में, तो ये तीनों याद रखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यहाँ अभी तक जो है आसियान में 10 सदस्य थे, 11वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हुआ है, आसियान का 11वां सदस्य बना है। और वर्तमान में आसियान में अब कौन कौन से सदस्य बन गए, पहले तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसमें अब इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, म्यांमार है, सिंगापुर है, कंबोडिया, जितने भी आपको दक्षिण पूर्वी एशिया वाले देश मिलेंगे, कंबोडिया है, लाओस हो गया, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर लेस्ते जो कि 11वां सदस्य बना है। भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हमेशा ये डायलॉग जो पार्टनर की तरह काम करता है, वार्ता भागीदार के रूप में हमेशा इस सम्मेलन में भाग लेता है भारत। और हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत भी हम आसियान से अच्छे संबंध हमेशा रखते हैं। पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर 12 सूत्रीय एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी की बात की गई थी। इसके अलावा आसियान भारत कोष स्थापना की भी घोषणा की गई है पीएम मोदी के द्वारा, आसियान भारत कोष की। उसके बाद यहाँ पर खाद्य सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा घोषणा पत्र भी आया। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली, तिमोर लेस्ते जो 11वां सदस्य बना है आसियान का, उसकी राजधानी दिल्ली, वहाँ पर भारतीय दूतावास खोलने की भी बात की गई थी यहाँ पर। अब अगला जो ब्रिक्स का सम्मेलन होगा यानी 44वां सम्मेलन, ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो ये लाओस में आयोजित होगा। अभी जो आयोजित हुआ ये 43वां था, 43rd था, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। 44वां लाओस में आयोजित होगा। और उसी के साथ यहाँ तो 44वां शिखर सम्मेलन है आसियान का, लेकिन बाकी जो हमने 2 और सम्मेलन देखे थे, जैसे ये 18वां पूर्वी एशिया, तो 19वां पूर्वी एशिया भी लाओस में होगा, और यहाँ पर 21वां भारत आसियान भी लाओस में होगा अगला वाला। तो तीनों एक ही साथ होते हैं। आगे बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, ये विपो के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये विपो है, यहाँ पे विपो का फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इसको 27 सितंबर को जारी किया गया है। 80 मानकों के आधार पर इसको जारी किया गया है। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखिए, जैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो 40वीं रैंक है भारत की। वैश्विक नवाचार में भारत की रैंक है 40वीं, और स्कोर कितना रहा भारत का, तो 38.1 जो है भारत का स्कोर रहा। जितना ज़्यादा स्कोर रहता है उतनी अच्छी रैंकिंग रहती है। और पिछले साल भी सेम रैंक थी, 40 ही पिछली बार भी थी नवाचार सूचकांक में। पहले नंबर पर यहाँ पर कौन है, तो पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, 67.7 इसका स्कोर है। स्कोर केवल पहले नंबर वाले का अगर याद रह पाए तो याद रखिएगा, और बस भारत का स्कोर याद रखना है 38.1 के साथ। 40वीं रैंक है नवाचार में भारत की। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे अमेरिका, फोर्थ पे यूके और फिफ्थ पे सिंगापुर। लास्ट नंबर पे 132 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया था, और 132वें नंबर पे कौन है, तो अंगोला। सबसे लास्ट में अंगोला है, सबसे पहले पे स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंक है 40 नवाचार में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, इसमें कुछ और अगर पूछ लिया जाए, जैसे चीन वगैरह को पूछ लिया जाता है, तो चीन जो है, चीन की रैंक है 12वीं। हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं उनमें से बस चीन की रैंकिंग हमसे अच्छी है नवाचार में, बाकी सब हमसे ख़राब है। तो पाकिस्तान की 88 है, और बाकी सबकी भी हमसे ज़्यादा ही है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये बना है, तो ये कब 9 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसी के दौरान पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी जी, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। तो इसमें पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं उनके साथ, जो लुला डी सिल्वा हैं, उनके साथ मिलकर जो है इस अलायंस को लॉन्च किया था। और इसमें मोदी जी ने अपील की थी कि पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल जो है मिश्रित करने की यहाँ पर अपील की गई थी। सभी देशों से ये अपील की गई थी। तो याद रखिएगा, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था, कब, तो 9 सितंबर 2023 को G20 के दौरान। और किस लिए है ये, तो इथेनॉल मिक्सिंग करने के लिए। अमेरिका और ब्राज़ील भी इसमें भारत के साथ थे। अगला है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। ये सेवानिवृत्त जो लोग होते हैं उनकी आय प्रणाली कैसी है, उसमें जो है उसमें क्या सुधार किया जाता है, उसका सुझाव भी ये देती है संस्था। ये मर्सर है, मर्सर के द्वारा इसको जारी किया गया है।
वैश्विक पेंशन सूचकांक को। भारत की इसमें रैंक है 45, भारत की रैंक 47 देशों में 45 है, मतलब भारत की स्थिति अच्छी नहीं है इसमें। पहले नंबर पर यहाँ पर नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पर आइसलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। पहला नंबर सिर्फ याद रखिए, पेंशन सूचकांक में पहले नंबर पर नीदरलैंड है, भारत 45वें नंबर पर है। लास्ट में है यहाँ पर अर्जेंटीना, लास्ट में अर्जेंटीना, लास्ट वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस पहला याद रखिए नीदरलैंड, भारत 45। टाइम्स हायर एजुकेशन, ये अभी रैंकिंग जारी की गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स की, और इसमें जो है टोटल 1904 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। जितनी भी इनकी सूची बनी है इसमें 1904 विश्वविद्यालय हैं, और इसमें से जो है 91 जो है भारत के हैं, 91 विश्वविद्यालय संस्था जो है भारत की है। और शामिल जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें जितने भी विश्वविद्यालय मतलब 91 विश्वविद्यालय हैं जो कि पूरे विश्व में चौथे नंबर पर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय अमेरिका के लिए गए हैं, और उसके बाद जो है बाकी की जो भी रैंकिंग होगी, भारत का जो है चौथे नंबर पर है जितने भी विश्वविद्यालय की संख्या है उसमें। जो शीर्ष 10 हैं, जो ये सूची जारी की गई है, टॉप 10 में 7 अमेरिका के हैं, 3 ब्रिटेन के हैं, तो अमेरिका और ब्रिटेन का ही इसमें जलवा है। पहले नंबर पर यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूके की है। सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है। थर्ड पे मैसेच्यूसेट्स जो MIT है यूएसए की। फोर्थ पे हार्वर्ड है जो कि यूएसए की है। फिफ्थ पे कैम्ब्रिज है जो कि यूके की है। पहले याद रखना है यहाँ पर यूके की है ऑक्सफोर्ड, और शीर्ष 5 पे यही जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और हमारे इंडिया की तरफ से जो पहले नंबर पर है वो है IISc बेंगलुरु, लेकिन वैसे इसका 250 नंबर है लगभग, मतलब 201 से 250 के बीच में आती है ये IISc बेंगलुरु। अलग से इसका नहीं दिया गया है, वो ग्रेडिंग टाइप का जो है, मतलब ये एक रेंज के बीच में है, इसी रेंज में आती है IISc बेंगलुरु। इसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी आती है, फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आती है। तो भारत की तरफ से नंबर 1 पे IISc बेंगलुरु है, वैसे टॉप 250 में ही शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, मॉर्निंग कंसल्ट एक रिपोर्ट आई है, इनकी रिपोर्ट, इसमें जो है दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सूची है। तो नंबर 1 पे इसमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेकंड पे है इसमें ओब्राडोर जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। पहले नंबर पर बस याद रखिएगा मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट है, इसमें सबसे लोकप्रिय नेता PM मोदी। और इसमें जो 6 नंबर, कुछ और इम्पोर्टेंट अगर याद हो जाए तो 6 नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी है जो कि इटली की जो है प्रधानमंत्री हैं। 8वें नंबर पर इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पूछ लिया जाता है अक्सर किस नंबर पे हैं, तो ये 8वें नंबर पे हमारे इंडिया के पहले नंबर पर। श्रीलंका ने ऋण समस्या से निपटने के लिए भारत, जापान और पेरिस क्लब समूह से समझौता किया है। अभी यहाँ पे जो है ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि पेरिस क्लब समूह अभी चर्चा में रहा, तो ये क्या है, तो 1956 में इसका गठन किया गया था, पेरिस में इसका मुख्यालय है। और ये जो है ऐसे कर्जदाताओं का समूह है जो मतलब कर्ज देते हैं, देनदारों का एक समूह है जो मदद कर सकते हैं श्रीलंका की ऋण समस्या से उबरने के लिए। तो लगभग विकसित देश या फिर जो काफ़ी रिच देश हैं इसमें शामिल होते हैं पेरिस क्लब समूह में। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व सैन्य रैंकिंग 2023 अभी जारी की गई है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया गया है। सबसे मजबूत किसकी सैन्य शक्ति है, तो नंबर 1 पे इस पर USA है, सेकंड पे इसमें रसिया है, थर्ड पे चाइना है, भारत का नंबर है चौथा। ये चीज़ याद रखना है, भारत का नंबर है सैन्य में चौथे नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर USA। इसमें ये जो रैंकिंग है इसका क्रम क्या है, ये UPPCS में पूछा जा सकता है। तो ये जो है पहले नंबर पर USA, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे भारत, उसके बाद यूपी RO के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे कमज़ोर सैन्य किसका है, तो भूटान का, जो कि 145 देशों में 145 नंबर पर भूटान को रखा गया है। उसके बाद सेकंड लास्ट पर बेनिन है। भूटान बहुत शांति प्रिय देश है, तो इसको इतना सैन्य की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर पड़ती है तो भारत जो है इसका सब चीज़ संभालता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन इसका हुआ था लिथुआनिया में, विल्नियस जो इसकी राजधानी, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ नाटो के शिखर सम्मेलन का, और 11 से 12 जुलाई के बीच में हुआ था, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है फिनलैंड ने भी, इसमें जो नया सदस्य बनाया नाटो का फिनलैंड, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, वाशिंगटन संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल सदस्य वर्तमान में 31, और ये एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। और इसकी एक धारा 5 है जो कि कहती है कि हमारे जो नाटो के सदस्य हैं उसमें किसी पे भी हमला होगा तो समझा जाएगा कि सब पे हुआ है, तो सब मदद के लिए आ जाएंगे। तो ये एक सैन्य संगठन है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है।
एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पहला अरब देश जो पर्यवेक्षक बना है वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इसका जो है पर्यवेक्षक देश बना है। और एक इसकी बैठक हुई थी एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग की, जो कि वैंकूवर कनाडा में हुई थी इस बार 2023 में, उसी में ये पर्यवेक्षक देश बना था यूएई। नेक्स्ट बात करेंगे CPTPP, ये जो है इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो यूके है। ये क्या है CPTPP, तो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौता है एक। और ये समझौता कब बना था, तो ये 8 मार्च 2018 का समझौता है, सैंटियागो चिली में ये साइन हुआ था। व्यापार और टैरिफ से संबंधित ये जो लेन देन है उससे संबंधित ये समझौता है CPTPP, और यूके अभी इसमें पहला यूरोपीय देश शामिल हुआ है। जो देश हैं टोटल अभी कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रेलिया है इसमें, न्यूजीलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है, ब्रुनोई है, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली और यूके भी इसमें शामिल हो गया है। कौन कौन से देश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस याद रखिएगा यूके इसमें शामिल हुआ है, भारत इसमें नहीं है। और ये संबंधित किससे है, तो व्यापार और टैरिफ से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाली अभी सूची आई है। तो इसमें जो है यंग यूनिवर्सिटी वाली रैंकिंग में केवल वैसे विश्वविद्यालय शामिल हैं जो 50 साल से कम पुराने सर्वश्रेष्ठ हैं, मतलब 50 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं हुई है अभी उन विश्वविद्यालय की, तो वो शामिल किए गए इसमें। टोटल 605 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ वाले। और टॉप जो 100 वाली सूची है, टॉप 100 में केवल 3 भारत के हैं, टॉप 100 में केवल 3 भारत के हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं, टॉप 3 में हमारा जो आ जाते हैं जो टॉप 100 में, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की जो है 77 नंबर पर है ओवरऑल, और पहले नंबर पर भारत की तरफ से यंग केवल रखी गई, मतलब ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर की है जो कि 79 नंबर पर है। बस इतना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी यंग टाइम्स वाले सूची में शामिल नहीं है, तो ये 3 है शीर्ष वाले में और यही तीनों ही पूछी जा सकती हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी JSS, उसके बाद सुनली यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश की है 91 नंबर पर। अब यहाँ पर जो विश्व में पहले नंबर पर है, ये भी याद रखना है, विश्व में पहले नंबर पर है नानयांग यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर की है। यंग यूनिवर्सिटी में, टाइम्स की यंग यूनिवर्सिटी में शीर्ष पे जो है नानयांग यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, और सेकंड नंबर पर है हांगकांग यूनिवर्सिटी जो कि हांगकांग की है। जितने भी यहाँ पर 605 हमने देखा था, 605 टोटल यूनिवर्सिटी शामिल हैं इस रैंकिंग में, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसके इंस्टीट्यूट शामिल हैं, किसके विश्वविद्यालय, तो सबसे ज़्यादा जो है तुर्की के शामिल हैं, 47 संस्थान इसकी लिस्ट में है। और सेकंड नंबर पर भारत के 45 संस्थान शामिल हैं। भारत की मतलब 45 जो है 605 में से 45 भारत के हैं, लेकिन उनमें से भी शीर्ष 100 में केवल 3 है, शीर्ष 100 में केवल 3 है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें सब कुछ नहीं याद रखना होता, बस जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे शीर्ष 100 में क्या है तो 3 है, 100 और जो है जितने भी संस्थान शामिल थे भारत का उसमें दूसरा नंबर था। PM मोदी ने फ्रांस की यात्रा की अभी 13 से 14 जुलाई 2023 के बीच में, और यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात की जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रों। उसके बाद प्रमुख बिंदु जैसे हॉरिजन 2024 दस्तावेज जो है ये साइन किया गया था। अब पूछा जा सकता है अलग से कि हॉरिजन 2024 मतलब 2024 किससे संबंधित है, तो भारत और फ्रांस के भावी रणनीतिक भागीदार का एक दस्तावेज है ये, भावी जो भी चीज़ें होनी है भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक एक साझेदारी, उसके लिए ये है हॉरिजन 2024। फिर ब्रेस्टिल डे एक परेड हुई थी 14 जुलाई को, इस परेड में भी मोदी जी ने हिस्सा लिया और भारत की सेनाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया, एक टुकड़ी इसमें शामिल हुई, 241 सदस्यीय टुकड़ी ने भी इसमें परेड किया था ब्रेस्टिल डे के दिन। और ब्रेस्टिल डे 14 जुलाई को 1789 में 1789 में जो है इसी दिन ब्रेस्टिल जेल पर लोगों का हमला हुआ था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें इसी दिन जो है इस जेल पर हमला किया गया था ब्रेस्टिल जेल पर, तो उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं, वहाँ का एक नेशनल डे है ये 14 जुलाई। नेक्स्ट बात करेंगे, PM मोदी ने को जो है इसी दौरान फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान, मतलब सर्वोच्च जो सम्मान होता है वो मिला फ्रांस का, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, ये फ्रांस का सम्मान है जो कि PM मोदी को मिला। अलग से भी पूछा जा सकता है कि ये किसका सम्मान है फ्रांस का। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण सहयोग पर समझौता हुआ, रक्षा समझौता, जिसको अलग से रक्षा समझौता भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पेरिस दूतावास में, जो पेरिस में हमारा दूतावास है, वहाँ पर DRDO तकनीकी कार्यालय भी खुलेगा, पेरिस दूतावास में DRDO तकनीकी कार्यालय खुलेगा। UPI पेमेंट की बात की गई यहाँ पर आईफिल टावर से जिसकी शुरुआत होगी। फिर एरियन स्पेस जो फ्रांस की कंपनी है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी है, इसके दोनों के बीच में समझौता हुआ है, एरियन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के बीच में समझौता।
इसके अलावा भारत फ्रांस के एक शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलेगा। मार्सिले का शहर कहाँ का है? तो ये फ्रांस का शहर है और यहाँ पर भारत का वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भी यात्रा हुई। एक तो फ्रांस की हो गई, दूसरी यूएई की हुई, ये भी जुलाई में हुई। और यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से, और ये अबू धाबी शासक हैं, इनसे मुलाकात हुई। नेक्स्ट यहाँ पर शिक्षा के लिए समझौता हुआ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईआईटी दिल्ली का एक परिसर यूएई में खुलेगा। आईआईटी दिल्ली का परिसर, पूछा जा सकता है कि आईआईटी का परिसर यूएई में खुल रहा है, तो ये जो है खुला है आईआईटी दिल्ली का परिसर। और यूपीआई के लिए हर जगह जहाँ पे भी पीएम मोदी जाते हैं, यूपीआई के लिए एक समझौता जरूर होता है, तो यूपीआई के लिए समझौता हुआ। इसके अलावा फिनटेक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु, इस पर भी विचार हुआ। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार जो है 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2030 तक द्विपक्षीय व्यवहार 200 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, और 2022 में ये 85 बिलियन डॉलर था। और इसके अलावा जो है हमारा यूएई जितना भी हम निर्यात करते हैं उसमें से सेकंड नंबर पे आता है जहाँ पे यूएई में निर्यात करते हैं, तो यूएई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में घटनासार में शामिल थी। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ यूपीपीसीएस या दोनों का कंबाइंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।